हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं एक अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश जो मोस्ट है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपके आएंगे दोस्तों 6 नंबर के। कितने नंबर के? 6 नंबर का एक आएगा अपठित गद्यांश और एक आएगा अपठित पद्यांश। तो हम यहाँ पर अपठित गद्यांश देखेंगे। कितने लेकर आया हूँ गद्यांश? आपके सामने 5 गद्यांश लेकर आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो सब क्लास में शेयर कर दो एक बार, फिर हम दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ते हैं। और साथ साथ में दोस्तों आप भी पढ़ते रहना, कमेंट में बातें मत कीजिएगा, ओनली पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। खंड एक के अंदर देखो, पहले क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर इस प्रकार से अपठित गद्यांश। ठीक है, तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। यानी जो ये आपके सामने गद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद दोस्तों इसके प्रमुख आंसर जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे ये इसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, पढ़ने के बाद इसके प्रमुख आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है राष्ट्रीय चरित्र की पुनर्मूल्यांकन है। भारत नारों और बिल्लों पर नहीं रह सकता। उसके जीने के लिए ठोस आधार चाहिए। यह ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्राणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन या विदेशी पूंजी के आयात से त्याग, परिश्रम, अनुशासन के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चरित्र नहीं गढ़ा जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से आसानी की ओर भागे, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। समस्याओं की चुनौती स्वीकार न करके हम उनका विकल्प खोजने में लग रहे हैं। आज आवश्यकता एक मनसेवी, राष्ट्र प्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की है। ठीक है, अगर ये आपके अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आखिर इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है। अब जैसे इसी पद्यांश में से पूछे जाएंगे दोस्तों, इसी पद्यांश में से आपको ये गद्यांश नहीं है। ठीक है, पद्यांश अलग होता है, 6 नंबर का आता है वो, ये गद्यांश है। इसी गद्यांश में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर क्या प्रश्न पहला पूछा है कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। ठीक है, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? देखिएगा, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन। यह रहा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन, यानी पहले का जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो बिल्कुल आप इसके 6 में से 6 नंबर लाओगे दोस्तों, बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है नहीं, चलो इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है। युवा पीढ़ी को अनुप्राणित करना, विदेशी पूंजी मुद्रा का आयात करना, नोटबाजी या बिल्ली बंटवारा मशीनीकरण करना। तो देखिएगा, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें देखिएगा आपके इस गद्यांश में से। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है। ये ठोस आधार पर युवा पीढ़ी को अनुप्राणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना चाहिए, तो राष्ट्रीय जागरण के लिए यानी युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित करना चाहिए। ठीक है, अनुप्रमाणित करना चाहिए युवा पीढ़ी को। तो यानी इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट पूछा आपको कि अनुशासन के भाव की पूर्ति किन साधनों से नहीं हो सकती है। विदेशी मुद्रा पूंजी से, विदेशी मशीनें से, या फिर आसानी के विकल्प, या सभी। बताओ, अनुशासन के भाव की पूर्ति किन साधनों से नहीं हो सकती है, ये पूछा है आपको। तो बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि विदेशी मुद्रा पूंजी ये भी हो जाएंगे, विदेशी मशीनें, आसानी के विकल्प, ये सभी। यानी इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, इसके बाद चौथा आपको पूछा है कि स्वावलंबी शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। यानी स्वावलंबी जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। ई प्रत्यय, इन प्रत्यय, ये प्रत्यय या इला प्रत्यय हो जाएगा ई प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो यहाँ पर ई प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद है आपके सामने कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ। अनुशासन का भाव, राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, या राष्ट्रीय चरित्र का अनुशासन या अनुशासित युवा। बताओ, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताओ एक बार फटाफट सभी कमेंट करके।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर बताइएगा फटाफट। सभी क्या बता रहे, कई ए बता रहे हैं तो कई बी बता रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन। राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन ये इस गद्यांश का प्रमुख क्या है, शीर्षक है। इसके बाद आपको पूछा है कि राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए, राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? राष्ट्र प्रेम की भावना का, स्वावलंबन का, अनुशासन का। तो इसका बिल्कुल आप सभी को पता है, ये सभी हो जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप रख दीजिए, ठीक है। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमारा दोस्तों पहला जो प्रमुख आपके सामने जो है गद्यांश दे रखा है, इसको हमने प्रमुख देखा। इसके बाद देखते हैं प्रमुख दूसरा गद्यांश। दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा गद्यांश भी आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने उत्तरी पुस्तिका में लिखने हैं। देखिएगा, पढ़िएगा इसको अच्छे से। भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज संसार के समक्ष, यानी संसार के सामने भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डावाडोल हो गई है, ठीक है। विघटन की शक्तियां इतनी बलवती हो गई हैं कि ये नहीं समझ पड़ता कि नया विकास और नया संगठन किस प्रकार होगा। नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो दे, ये उचित न होगा। इसके विपरीत ये अधिक आवश्यक है वे अपने साहित्य, अपनी कला, ठीक है, कला और अपने जीवन दर्शन द्वारा संसार को एक नया आलोक अथवा एक नवीन दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करें। संसार के बड़े बड़े विचारक भी आज प्रकाश के लिए इधर उधर टोह लगा रहे हैं। उनमें कुछ की ये प्रेरणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें नया मार्ग निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नई प्रगति को दौड़कर अपनाने की अपेक्षा अपने साहित्य विभोग की ओर दृष्टिपात करना अधिक अच्छा होगा, ठीक है, दृष्टिपात करना अधिक अच्छा होगा। यदि हम अपने देश के प्राचीन साहित्य को देखें तो उसमें एक मूलभूत एकता दिखाई देती है, ठीक है। हमारे देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा चिरकाल से की गई है और इस कार्य में हमारे साहित्यिकों ने विशेष योग दिया है। तो अब देखते भाई, इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। आपको देखो दोस्तों, इस गद्यांश को 5 बार पढ़ लेना है, ठीक है। पहले आपको करना क्या है, अगर इस प्रकार से आपके सामने कोई गद्यांश आए तो पहले इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। 5 बार पढ़ लेना इनको। पढ़ने के बाद फिर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। पहला कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति कैसी हो गई है। आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति कैसी हो गई है। तो बिल्कुल दोस्तों देखो, आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति जो है वो डावाडोल हो गई है, डावाडोल। तो यहाँ पर आप कर देंगे डावाडोल, सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको छांटना है दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। नई सभ्यता के संक्रांति काल में भारतवर्ष को ध्यान देना होगा। अब देखो इसमें क्या, भारत को क्या ध्यान देना होगा, नव वर्ष के भारतीय। इसमें देखो कहाँ मिलेगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या मिलेगा, क्या पूछा है, नई सभ्यता की संक्रांत काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो दे, ये उचित न होगा। इसके विपरीत यह अधिक आवश्यकता है कि वे अपने साहित्य, अपनी कला और अपने जीवन दर्शाई द्वारा संसार को एक नया आलोक अथवा एक दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करें। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यह होगा, नई सभ्यता के संक्रांति काल में भारतवर्ष को कला करना होगा। बिल्कुल, साहित्य, कला और जीवन दर्शन। अभी हमने देखा था इसका आंसर, बिल्कुल यहाँ पर देखो, ये नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो देगा, ये उचित न होगा। इस विपरीत आवश्यक है कि यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस संक्रांति भारतवर्ष अपना संतुलन, ये बेटा अपने साहित्य, अपनी कला और अपने जीवन दर्शन द्वारा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देश के प्राचीन साहित्य में दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, एकता, समानता, विविधता, दार्शनिकता। तो हमने देखा था दोस्तों, बिल्कुल इसमें एकता दिखाई देती है। तीसरे में जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं अगला, साहित्यक में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। देखो साहित्यक, मैंने क्या बोला दोस्तों, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो प्रत्यय पीछे जुड़ रहा है। साहित्यक बोल के देखो, साहित्यक अक, साहित्यक अक अक अक, साहित्यक पीछे अक आ रहा है, तो बिल्कुल इसमें अक प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अक प्रत्यय। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। इस गद्यांश का प्रमुख हमें शीर्षक पूछा कि शीर्षक क्या हो सकता है, भारतीय साहित्य और नई सभ्यता का संक्रांति काल, वैदिक साहित्य का महत्व, या फिर विविधता में एकता। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा।
हाँ सबको पता है, इसका हो जाएगा ये भी, भारतीय साहित्य और नई सभ्यता का संक्रांति काल। नेक्स्ट है आपके सामने, हमारे देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा कब से की गई है? आदिकाल से, चिरकाल से, प्राचीन काल से या वर्तमान काल से? हमारे देश में विविधता में एकता लाने की जो चेष्टा है वो कब से की गई है? क्या होगा इसका बताइएगा। ये है तो इसमें चिरकाल से हो जाएगा। देखो ठीक है, हमारे देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा, ये देखो ना इसमें यह मिल जाएगा, ये विविधता लाने की ये चेष्टा चिरकाल से की गई, ये मिल गया। देखो ठीक है, एकता लाने की चेष्टा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको गद्यांश, पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल आपके आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अगला, ये है दोस्तों आपके सामने अगला गद्यांश। इस गद्यांश को देखिएगा कि हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। जो राम काव्य है इसकी हिंदी में विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संख्या 1342 ईस्वी में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है कि परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि हैं। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुन्नीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है। ठीक है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है, महाकवि केशव रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना है, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने अपने कविता रत्नाकार में चौथी और पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें से हृदयगत कृत, ठीक है, हनुमानाटक मिलता है। तदुपरांत प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद रूप में लिखा गया है। चलो इसको पढ़ लीजिएगा, आप 5 बार पढ़ेंगे इसको। निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुए हैं? रामचरितमानस, राम प्रकाश काव्य, रामचरित्र या रामचरितमानस? बताओ इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल बताइएगा। पूछा क्या है, किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? ये देखो कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, किस काव्य की? रामचरित, यहाँ पर रामायण की। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? रामचरित रामायण, यानी पहले का जो है वो ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? कौन सा काव्य जो है वो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? बताओ, रामचरित रामायण, राम प्रकाश या फिर हनुमान नाटक या रामचंद्रिका? बताओ इसका आंसर क्या होगा। कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? कौन सा काव्य जो है वो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? ठीक है, पैसेज को छाटना सीखिएगा बिल्कुल। इसमें देखो कौन सा काव्य जो है वो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है, आंसर आपको पैसेज में से मिल जाएगा, बिल्कुल आप इनको अच्छे से ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिया गया है, तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा, जो ये रहा, देखो जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है, यानी तुलसी के समकालीन कवियों में मुन्नीलाल कृत राम प्रकाश की रचना है, जो राम प्रकाश की रचना है, काव्य मिलता है जो रीतिकाल के शास्त्र पर आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राम प्रकाश हो जाएगा, यानी राम प्रकाश ये रहा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से देखना है, बिल्कुल इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? अभी देखा था रामचंद्रिका काव्य के प्रमुख कवि। रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? रामचंद्रिका काव्य के कवि, रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है, किसने की है? महाकवि केशव ने। किसने की है? महाकवि केशव ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाकवि केशव, यानी इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपके सामने चौथा कि रामायण शब्द राम प्लस अयन दो शब्द के मेल से बना प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। रामायण, राम प्लस अयन शब्द से मिलकर बना है। राम, पीछे ए सुने दे रहा है, राम ए सुने दे रहा है, तो ए प्लस आगे ए, दोनों जब मिल गए तो ए प्लस ए बराबर होता है आ। ये नियम लागू हो गया दीर्घ संधि का। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ। इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या है? तुलसी काव्य, राम काव्य, केशव काव्य, उपयुक्त सभी। इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा इसका शीर्षक क्या है। बताओ फटाफट बताओ, उपयुक्त गद्यांश का प्रमुख शीर्षक पूछा है आपको। यहाँ पर इसका शीर्षक हो जाएगा राम काव्य, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था भाई राम काव्य की तो बात हो रही थी बार बार। ठीक है, ये देखो रामचरित रामायण का संकेत मिलता है परंतु अभी तो कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, तो रामायण के प्रमुख कवि, यानी इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें हो जाएगा जो गद्यांश का प्रमुख शीर्षक वो हो जाएगा राम काव्य। ठीक है,
राम काव्य। इसके बाद है निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है, राम भक्ति के प्रमुख कवि नहीं है, तुलसीदास, केशव, हृदयराम या सूरदास। कौन राम भक्ति के प्रमुख कवि नहीं है? बिल्कुल इसमें डी हो जाएगा दोस्तों, सूरदास। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरदास। इसमें सूरदास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रमुख आगे देखते हैं अगला गद्यांश। ये है अगला गद्यांश, देखिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। नगरीकरण की प्रवृत्ति, देखो पढ़िएगा आसानी से। नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। नगरीकरण की यह दिशा स्पष्ट छोटे समुदायों की समाप्ति की दिशा है। भारत में भी शहरों की जनसंख्या अभी प्रति वर्ष 35 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। भले ही मनुष्य के पास तरह की बुद्धि है और वे अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। विज्ञान में ऐसा कुछ नीति नहीं है जो मनुष्य को विशाल विकटाकार बस्तियों में अर्थव्यवस्था रूप में रहने के लिए बाध्य करता है। वर्तमान नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं, वे शाश्वत नहीं हैं। उन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न, ठीक है, इससे परिवर्तन किया जा सकता है। इससे संदेश नहीं कि वे आज जैसा हैं वैसा ही यदि रहता तो नगरीकरण की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती। लेकिन यदि मानव समाज का निर्माण छोटे प्राथमिक समुदायों के आधार पर करना है तो आज के गांवों ऐसी बस्तियों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो हर दृष्टि में आकर्षक होगी। तब सामान्यतः कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। तो वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है? तो वर्तमान में दोस्तों नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? नगरीकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है? ज्ञान और इच्छा, तर्क और बुद्धि, कर्म और साधन या विचार और मनन। निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को जो है वो व्यवस्थित कर सकता है? किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को जो है वो व्यवस्थित कर सकता है? मोस्ट हो जाएगा दोस्तों तर्क और बुद्धि। क्या हो जाएगा? तर्क और बुद्धि। इसके बाद देखिए, हाँ, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, तरह के बुद्धि है। देखो, भले ही मनुष्य के पास तरह के बुद्धि है, वे अपने जीवन को इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तरह के बुद्धि हो जाएगा। प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से बदला जा सकता है। सांप्रदायिक की प्रवृत्ति को, भौतिकवाद की प्रवृत्ति को, पलायनवाद की प्रवृत्ति को या नगरीकरण की प्रवृत्ति? प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न में बदला जा सकता है। प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न में बदला जा सकता है। इसका आंसर यहाँ देखा था हमने, प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न में बदला जा सकता है। इसका आंसर हमने यहाँ देखा था, बिल्कुल ढूंढिएगा। इसका आंसर कहाँ मिल सकता है? प्रबुद्ध मानवीय प्रवृत्ति में, ये रहा प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न में। देखो यहाँ पर कि वे शाश्वत नहीं है और उन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वर्तमान नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण हैं, वे शाश्वत नहीं है और इन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न में बदला जा सकता है। ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रबुद्ध नगरीकरण की प्रवृत्ति को, यानी इसका डी राइट हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसका डी। नेक्स्ट है आपके सामने अगला चौथा, देखिएगा कि नगरोन्मुख शब्द, नगर प्लस उन्मुख दो शब्दों के मेल से बना संधि का नाम बताओ। नगरोन्मुख, नगर प्लस उन्मुख। देखो ए प्लस उ, ये किस में लागू हुआ? ये नियम गुण संधि में लागू होता है। किस में होता है? गुण संधि में। तो यहाँ पर दोस्तों चौथे का जो है वो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये नियम किस में लागू होता है? ये गुण संधि में होगा। बिल्कुल इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, गुण संधि। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताओ। इस गद्यांश का प्रमुख हमने शीर्षक क्या है? तो नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति हो जाएगा इसमें, इस गद्यांश का शीर्षक नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी। प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, बताओ सुख सुविधाओं के कारण, बाजारीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिएगा, इसको पढ़िएगा आप अच्छे से, इसको पढ़िएगा। आगे पैसेज देखिएगा दोस्तों, अगला पैसेज देखते हैं। यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, खान पान, आचरण आदि जानना जरूरी होता है, वैसे ही किसी जाति की, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं को जानना आवश्यक है। किसी मनुष्य समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला व दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध तथा भौतिक साधन जैसे नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन,
पेड़ पौधों की उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृति का खान पान, आचरण तथा व्यवहार से गहन संबंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, देखिएगा अब इस गद्यांश में से प्रमुख प्रश्न आते हैं, हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा था दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व का हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। तो यहाँ ये हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम यानी अतिथि देवो भव, यानी इसमें यहाँ पर देखो कहाँ मिला था, इसका आंसर यह मिला था वसुधैव कुटुंब, ये सब हो जाएगा भाई, हाँ अतिथि देवो भव, ये भी हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है कि संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश हैं। संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश की जलवायु पर, पशुपालन पर, नदी वन पहाड़ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, हमने अभी भी देखा था दोस्तों, ठीक है। संस्कृतियों का निर्माण जो है, जैसे अभी देखा था हमने, संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन जैसे नदी वन पहाड़ मिट्टी घर्षण ये सब हो गई। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद पूछा तीसरा कि किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है, साहित्य, विज्ञान या कला या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा, देखो अभी देखा था, इसमें कहाँ देखा था हमने, इसमें देखते हैं इस गद्यांश में, देखिएगा अतिथि देव, अभी पढ़ा था इसको, कहाँ पढ़ा था इस गद्यांश में से, ये रहा, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास सभी देशों को जानना आवश्यक है, ठीक है। देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास सभी देशों को जानना आवश्यक है, यानी उसके खान पान, ठीक है, रंग आकार बोलचाल विचार खान पान सभी जानना आवश्यक है। इसके अलावा किसी भी मनुष्य देश को संस्कृति को जानने के लिए उसके उनके साहित्य कला दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति साधन शिष्टाचार जन्म, हाँ तो साहित्य हो जाएगा, कला हो जाएगा, इसके अलावा साहित्य कला दर्शन, साहित्य कला दर्शन, साहित्य कला और दर्शन। तो यहाँ पर जो विज्ञान है वो हो जाएगा दोस्तों, किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है, तो विज्ञान हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, ठीक है। इसका जो है तीसरे का जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान, क्या हो जाएगा इसमें विज्ञान हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिएगा कि संस्कृति शब्द जो है वो सम प्लस कृति दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। तो इसमें संधि पूछा है कि संधि कौन सी है, संस्कृति सम प्लस कृति, सम प्लस कृति, संस्कृति। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, सम प्लस कृति, सम प्लस कृति। तो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि, क्या, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दोस्तों संस्कृति हो जाएगा, हमने संस्कृति के बारे में इसमें देखा था। और इसके अलावा संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है, खान पान आचरण व्यवहार, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रमुख हमने दोस्तों 5 प्रमुख गद्यांश देखे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनको अच्छे से देख लेना दोस्तों, गद्यांश आपको इसी तरीके से करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।